चलिए, तो लेक्चर नंबर 11 आज मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्ट की है। अब आप कहोगे कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें थोड़ी कम पसंद है, मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता। पर आपको जान के खुशी होगी कि अगर मैंने जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई उतने रूल आपने कर लिए ना, तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट वो रखते हैं। 1-2 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रखते हैं। भले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए पूरे 6 महीने चाहिए, वो हो नहीं सकता है। बट फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाऊँ ना, उसके रूल लिख लो, उसे याद रख लो। आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की दोनों क्वेश्चन हो जाएगी, 1 या 2 जो आए वो। एक लेक्चर आज मैंने सिलेक्ट किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वो बहुत सिंपल लिया है। आप देखो कितनी सिंपल पूछते हैं और सीधे आंसर मिल जाएँगे। हाँ, थोड़ा-थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ी-थोड़ी मेमोरी आपकी पावरफुल बनानी पड़ेगी। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक काम करो कि मैं जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाऊँ ना उतनी करना और अच्छे से करना, हो जाएगी। इतनी हार्ड नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी। पता है मैं जब पहले प्रोफ़ेसर में लगा था ना, तो पहले ही जहाँ लगा था ना, नवयुग साइंस कॉलेज में लगा था, तो उन लोगों ने जाते ही मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दी थी, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे थे वो रिटायर हो चुके थे। तो मैं ही उस गया था, तो मुझे ही सीधी स्पेक्ट्रोस्कोपी पकड़ा दी। अब सोचो, अभी तो नया लगा, फिर भी डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा चलेगा, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ने से सब समझ में आता है। तो मैंने की। The NMR data correspond to one of the following compound molecular formula C10H14। हमें इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कार्बन 10 एंड हाइड्रोजन 14। अब देखिए, एक डबलेट है 0.88, मल्टीपल है डेल्टा की वैल्यू 1.86, डबलेट है 2.45 और 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं, और सिंगलेट दे रहे हैं 5 हाइड्रोजन्स। ये गलत कुछ लिख दिया है मैंने, ये सिंगलेट नहीं है। ये जो होगा ना वो मल्टीपल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मल्टीपल होगा। ओके, चलिए। अब मैं पहले आपको सब कंपाउंड के अंदर डबलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं वही पढ़ा देता हूँ। अब देखिए, ये हाइड्रोजन सॉरी ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की एडजेसेंट कार्बन वाला ये हुआ। ओके, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब देखिए, 1 नंबर के कार्बन 2 नंबर के कार्बन से अटैच है। अब 1 नंबर के कार्बन के साथ जो 2 नंबर का कार्बन अटैच है, उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? तो 2। सब में हम +1 करेंगे, तो 1 नंबर के कार्बन के साथ 2 नंबर का कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमें क्या देता है? तो 2 + 1 मतलब ये हमें देगा ट्रिपलेट। ये हमें क्या देगा? ट्रिपलेट देगा। ओके, चलिए। CH2, अब इसकी एडजेसेंट में क्या है? तो इसकी एडजेसेंट में 3 नंबर और 1 नंबर दोनों पर प्रोटॉन है। जिस पे इस पर प्रोटॉन है ना, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाले के साथ प्रोटॉन है 2, इसमें इसके साथ प्रोटॉन है 3, तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे? 5। 5 + 1 मतलब सेक्सटेट। अब सेक्सटेट इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए हम सेक्सटेट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीपल। हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल। चलिए, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाइए। अब थर्ड नंबर के वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कौन सा होगा? 4 और 2। प्रोटॉन कितने हैं? तो यहाँ 2, यहाँ 2, 4। 4 + 1 मतलब 5। ये तो ये क्या देगा? पेंटेट। ये क्या देगा? पेंटेट। पर पेंटेट ऑप्शन में नहीं है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं ये वाले फोर्थ पर। फोर्थ में देखिए कि एडजेसेंट कार्बन ये है, इस पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हमें देगा? 2 + 1 मतलब ये हमें देगा ट्रिपलेट, और ये पूरा का पूरा क्या देगा? मल्टीप्लेट। ओके, इसमें जो 5 हाइड्रोजन है वो, तो 5 हाइड्रोजन मल्टीपल वाला तो बैठ रहा है इसमें, पर इसमें साथ में हमने मल्टीपल में 2 हाइड्रोजन बैठा रहे हैं, जबकि यहाँ मल्टीपल में कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? 1। मल्टीपल में यहाँ 2 हाइड्रोजन, मल्टीपल में यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, इस वाले में मल्टीपल में 2 हाइड्रोजन, मल्टीपल में 2 हाइड्रोजन, ट्रिपलेट में 3 हाइड्रोजन, और ट्रिपलेट में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ओके, डबलेट कहीं मिला ही नहीं इसमें, और इसमें तो मेंशन किया है, देखो डबलेट मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है ही नहीं। ओके, चलो इसमें आ जाइए। अब इस पता चल गया ये पूरा क्या देगा? मल्टीपल। और मल्टीपल कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन, क्योंकि 5 हाइड्रोजन ऑलरेडी हो गए। चलिए,
इस वाले की बात करें तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये होगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो एक प्लस एक मतलब ये क्या देगा, डबलेट देगा। और डबलेट क्या देगा हमें, 3H, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन हमें डबलेट देंगे। चलो इसकी बात करें हम तो इसके एडजेसेंट में ये और ये, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ये हमें क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। क्यों, 2+1, ओके। और कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ओके। चलो इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस वाले के एडजेसेंट कार्बन में यहाँ पर कार्बन पर एक हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो 3+1 मतलब 4 टोटल है एडजेसेंट में, +1 हमें ऐड करना है तो क्या होगा, 5 मतलब पेंटेट। पेंटेट ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम इसे मल्टीपल कहेंगे। और मल्टीपल कितने हाइड्रोजन देंगे हमें, इनके वाले 2। चलिए यहाँ आ जाइए। अब इस वाले कार्बन के एडजेसेंट में, इस वाले कार्बन की एडजेसेंट में एक कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, हमें एक ऐड करना है, 2+1 तो 3 मतलब ये हमें क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। और कितने हाइड्रोजन ट्रिपलेट देंगे, 3 हाइड्रोजन हमें ट्रिपलेट देंगे। तो मल्टीपल में 5 हाइड्रोजन, मल्टीपल में 2 हाइड्रोजन, या मल्टीपल में कितना है, 1 हाइड्रोजन। मतलब ऑप्शन यही हमें समझ में आ गया कि ये हमारा ऑप्शन नहीं बैठेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमें क्या देंगे, मल्टीपल देंगे। और कितने हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए। चलो इस पर आ जाते हैं। अब इसमें देखिए एडजेसेंट कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन पर 0 हाइड्रोजन, मतलब एडजेसेंट में एक कार्बन और एक ऐड करेंगे मतलब ये हमें क्या देगा, डबलेट देगा। और डबलेट कितने हाइड्रोजन है, 2, ये 2 हाइड्रोजन हमें डबलेट देंगे। चलो इस वाले कार्बन की हमें बात करनी है। तो इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में कितने कितने कार्बन हैं, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 3 है, पर हमें तो क्या गिनना है, हाइड्रोजन। चलो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2, 3+3 6, 6+2 7, 7+1 क्योंकि ऑलवेज हमें ऐड करना है मतलब 8, तो ऑक्टेट देगा। पर हमें तो क्या लिखना है, मल्टीपल, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया होगा। कितना हाइड्रोजन मल्टीपल देगा, एक हाइड्रोजन हमें मल्टीपल देगा। चलो इस वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, हमें एडजेसेंट में देखना है। एडजेसेंट में कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, 1+1 क्या होगा, डबलेट। ये क्या देगा हमें, डबलेट। और कितने हाइड्रोजन डबलेट देंगे, 3 हाइड्रोजन मिलके हमें डबलेट देंगे। इस वाले में आइए तो इसकी एडजेसेंट में कितना है, एक कार्बन, उसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है, 1, 1+1 मतलब 2, तो ये भी हमें क्या देगा, डबलेट देगा। और कितने हाइड्रोजन डबलेट देंगे, 3। मुझे तो यही ऑप्शन लग रहा है। क्यों, देखिए 5 हाइड्रोजन मल्टीपल, 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई, एक हाइड्रोजन मल्टीपल, एक हाइड्रोजन मल्टीपल। अब देखिए हमें डबलेट दे रहा था, यहाँ हाइड्रोजन 6, देखिए ओके लिखा है 6 हाइड्रोजन हमें डबलेट दे रहे हैं। तो देखो डबलेट डबलेट और इसके 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन मिलकर डबलेट दे रहे हैं, तो मतलब ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। डबलेट एक दे रहा है 2 हाइड्रोजन, ये भी डबलेट है 2 हाइड्रोजन है। अब इसकी वैल्यू अलग है और ये 6 वाले की सेम है। देखो ये भी सीखना है हमें, यहाँ हमें जो डबलेट दिया है वो 6 हाइड्रोजन 0.88 की सेम वैल्यू दे रहा है। क्यों सेम देंगे, तो ये दोनों सेम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ की जो अराउंड एटमॉस्फेयर है वो सेम है, अराउंड एटमॉस्फेयर है वो सेम है। और इसीलिए इसके अराउंड एटमॉस्फेयर सेम, तो ये दोनों दोनों मिलके सिग्नल जो देंगे ना, तब एक ही टाइप के सेम सिग्नल देंगे। वो भी आज मैं करवाने जा रहा हूँ। तो ये सब कुछ इसमें बैठ रहा है कि 6 हाइड्रोजन मिलके डबलेट दे रहे हैं 0 पॉइंट, डेल्टा की वैल्यू 0.88। फिर ये मल्टीपल्स एक जो है वो हमें डेल्टा की वैल्यू जो मिली है वो है 1.86। इसके अलावा ये डबलेट 2 हाइड्रोजन जो है वो हमें डेल्टा की वैल्यू दे रहे हैं 2.45। और ये मल्टीपल जो है 5 हाइड्रोजन वो डेल्टा की वैल्यू 7.12 दे रहा है। अब इसमें मैं फटाफट सिखा देता हूँ, ये नहीं है ऑप्शन, अब आपको पता चल गया है ना। चलिए अब देखिए ये क्या देगा हमें, सिंगलेट। क्यों सिंगलेट देगा, ये सिंगलेट इसलिए देगा क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन +1 इसलिए सिंगलेट। अब इसके जो ये जो 2 हो गए वो, और ये जो 2 हो गए वो, 4 हाइड्रोजन जो है 2+2 हाइड्रोजन, ये हमें क्या देंगे, मल्टीपल देंगे। जबकि मल्टीपल तो हमें 5 दे रहा था, तो ये तो है ही नहीं। फिर भी चलो ये क्या देगा, तो इसके एडजेसेंट में ये कार्बन 2 हाइड्रोजन 2+1, तो ये हमें देगा ट्रिपलेट देगा।
इसकी वाली बात करें तो 2 + 3 5, 5 + 1 तो मल्टीपल हो जाएगा। इसमें देखें तो ट्रिपलेट, क्यों ट्रिपलेट देगा? क्योंकि देखिए इसके एडजेसेंट में एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 तो ट्रिपलेट, जो ऑप्शन में बैठ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा हमारा आंसर, है ना। चलिए, अच्छा है ये, पहला ही कैसा लगा? चलिए सेकेंड, द IR spectrum of compounds with molecular formula C10H10O2 show peaks near 1685 centimeter inverse and 3350 centimeter inverse. The position of peak 3350 centimeter inverse did not change. ये स्पेलिंग गलत है, CHANGE होगा, CHANGE, change when the spectrum was recorded अंडर डाइल्यूट कंडीशन द कंपाउंड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब देखिए, पता है ये क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाए वैसा है। पहले तो C10H10O2 सब में है कि नहीं वो चेक करो, और जनरली करना, कभी कभी निकल जाते, होती नहीं है, कभी ही गलती होती है वो। अब हमें दो IR की पीक दी है, एक 1685 सेंटीमीटर इनवर्स और ये 3350 सेंटीमीटर इनवर्स। एक बात कहूँ, वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ये किया है कि द पोजीशन ऑफ पीक, जो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो पीक है वो डिड नॉट चेंज व्हेन द स्पेक्ट्रम वाज रिकॉर्डेड अंडर अ डाइल्यूट कंडीशन। मतलब सोचो ABCD अलग अलग हमने बीकर में भरा हुआ है, अब इसके अंदर कोई सॉल्वेंट है, अब जैसे ही हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने के बावजूद भी जो पीक की वैल्यू है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स वो चेंज नहीं हो रही है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा? अब देखिए, आपको एक बात कहूँ कि यहाँ ये जो है ना हाइड्रोजन, इस लॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ओके। अब इस वाले कंपाउंड में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मॉलिक्यूल काफ़ी दूर चला गया। तो होगा क्या? अब देखिए इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों हमें दिए हुए हैं, ओके। तो इतना लंबा नहीं हो सकता। तो होगा क्या? अब देखिए यहाँ पर लॉन पेयर होगी, है ना। तो होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल के लॉन पेयर ऑक्सीजन के, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन। अब देखो OH बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ भी एक H बॉन्डिंग हो रही है। तो H बॉन्ड इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं होगे। सेम इसी तरह दो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। इसमें यहाँ से लेके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। इसमें भी ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दोनों के अंदर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब जो B, C और D ऑप्शन है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये B से लेके D तक के जितने ऑप्शन है ना, इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इसमें जो ये बॉन्ड है, एक ही मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला है वो इंट्रा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जबकि इसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ये वाला सेम अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला सेम अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला सेम अपने हाइड्रोजन के सेम मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब देखिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसने ये कहा है कि हम डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन करेंगे मतलब क्या करेंगे हम, और इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे। अब आप सोचो कि
जैसे जैसे सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर चलते जाएंगे, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओ, जैसे जैसे इसके अंदर आप ऐड करते जाओ तो डाइल्यूशन करोगे तो होगा क्या कि भाई डाइल्यूशन करने के कारण इसके अंदर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के चांसेस क्या होते जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। मतलब ये जो पीक मिल रहा है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, वो भी मिलना शायद धीरे धीरे कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक मिल रही है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मिल रही है। फिर वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों के कारण, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमें ये पीक मिल रहा है। ओके। पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो वीक होती जाएगी। इसलिए पीक की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी ना रहेगी। पर क्या कहा है, द पोजीशन ऑफ पीक एट 3350 सेंटीमीटर इनवर्स डिड नॉट चेंज, मतलब जो पीक की वैल्यू है वो सेम टू सेम रहती है। अब देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है तो डाइल्यूशन करने से इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। खुद के अंदर तो बॉन्डिंग बनानी है, फिर वो एक दूसरे से, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाए या करीब आए, उससे क्या लेना देना है। समझ में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल में जब भी डाइल्यूशन होगा तब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू चेंज होगी, पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विथ डाइल्यूशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमेन सेम। डाइल्यूशन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे वीकर बनती जाएगी, कम होती जाएगी, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमेन सेम, मतलब एज इट इज़ रहेगी। तो एज इट इज़ रहेगी तो वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा। और वही तो कह रहे हैं कि पीक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होगा। मतलब क्या होगा, आंसर ए। सोचो, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ भी ना आती हो, पर सिर्फ आप इतना जानते हो, हाँ, कि भाई मुझे इतना रूल पता है तो भी सॉल्व हो जाए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, मतलब आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम किस में हमें मिल सकता है और किस में हमें नहीं मिल सकता। यहाँ डज नॉट शो मतलब नहीं मिलेगा। इन चार मॉलिक्यूल में से किसका आईआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका रूल क्या है। अब आपको एक सिंपल आईआर का रूल कह दो कि अगर आपके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो वो कंपाउंड आई आर एक्टिव होता है। और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो आई आर एक्टिव नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इसमें से ही ले लेते हैं। चलो HCl। अब आपको पता है कि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोलर बॉन्ड है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, तो ये क्या होगा, ये आई आर एक्टिव। ये क्या होगा, आई आर एक्टिव। फिर HCl ही नहीं, आप HF लो, HBr लो, HI लो, ऐसे कोई भी लो, सब में डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट किस में होगी, आपको मैंने ये भी सिखाया है, डाइपोल मोमेंट वाला एक किस्सा सिखाया था कि डाइपोल मोमेंट कब होगी, जब दो एटम सेम होंगे तब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। और ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। अब देखो CH4 में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं कहा कि कंप्लीटली सेम है, थोड़ी बहुत तो वेरिएशन है। और आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तब इसका 4 और इसका +1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। CO2, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी ये भी तो ऑक्सीजन ही है, तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इसी पर डाइपोल मोमेंट है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। तो जितने भी पोलर बॉन्ड है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट है तो ये सब आईआर क्या है, एक्टिव है। पर H2 मॉलिक्यूल दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है, तो ये जो है वो कंप्लीटली नॉन पोलर बॉन्ड है।
कंप्लीटली नॉन पोलर बॉन्ड है, और नॉन पोलर बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, और डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये क्या होगा, IR इनएक्टिव। और सिर्फ यही नहीं, आप Cl2, Br2, I2 कोई भी ले लो, जो दो सेम मॉलिक्यूल अटैच है, O2, N2, इनमें से किसी को भी पकड़ो, ये सब IR इनएक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एटम सेम है। दोनों एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट है नहीं। बस यही चीज़ याद रखो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है IR एक्टिव, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है IR इनएक्टिव। सेम एटम, इसे होमो मॉलिक्यूल भी कहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम है, होमो एटम जुड़े हुए हैं। ये हेटेरो मॉलिक्यूल है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों ये हेटेरो मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एटम अटैच है, इसीलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी? पता है, मैं जब पहली बार पढ़ाने गया तब पढ़ा था तब मुझे बहुत मज़ा आया था, और मुझे अब बहुत अच्छा लगता है ये। An organic compound which gives only one signal in PMR and C13 NMR spectra। अब देखो, ये चार ऑप्शन है, ये इन लोगों ने फिगर नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था, ये चार नाम ही दिए थे, और नाम भी पढ़ो कैसे होगे, आप तो चक्कर खा जाओ। पर थोड़ा बहुत बुद्धि से इसे सॉल्व करो, फिर आप तो दिखाने के लिए मैंने ये फिगर इसमें से लगाई है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये चार में से है जो ओनली वन सिग्नल इन PMR, मतलब PMR मतलब H1NMR, हाँ, और C13 NMR, इन दोनों में एक ही सिग्नल देगा। अब सिर्फ इसकी बात करें पहले कि 1 PMR सिग्नल, इसका मतलब सब प्रोटॉन सेम है, सब प्रोटॉन सेम है। ओके, और C13 NMR में भी 1 सिग्नल, मतलब सब कार्बन सेम है। अब पता है, आपको एक थोड़ी सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी। हाँ, अब देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि अगर आप ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मीथेन मॉलिक्यूल ये H1NMR निकालोगे तो सबके सब जो चार हाइड्रोजन है ना, वो चारों के चारों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, सबके सिग्नल सेम होंगे, और इसे सजेस्ट भी ए, मतलब वन सिग्नल देंगे, वन सिग्नल हमें मिलेगा। अब देखो, इथेन मॉलिक्यूल CH3, अब आप सोचो कि इसके अंदर कितने सिग्नल मिलेंगे। देखो, सिग्नल क्यों बदलता है पता है? हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट क्यों नहीं रहता और क्यों रहता है वो समझो। हाइड्रोजन इसलिए इक्विवेलेंट रहेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होगा। अब मैं ये कहूँ कि पूरे CH, इस वाले CH3 को आप इस वाले CH3 से कंपेयर करो, मतलब ये CH3 के अराउंड कैसा एटमॉस्फेयर है, इस वाले CH3 के अराउंड कैसा एटमॉस्फेयर है, CH3 वाला एटमॉस्फेयर ही है। और इस CH3 के अराउंड कैसा एटमॉस्फेयर है, CH3, मतलब इसके लिए जो अराउंड एटमॉस्फेयर है इसके लिए भी सेम वही एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 के 6 प्रोटॉन सेम है, और ये 6 के 6 प्रोटॉन हमें क्या करेंगे, सेम सिग्नल देंगे, मतलब ये भी हमें क्या देंगे, वन वन सिग्नल देंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH3। अब देखो, आप सोचो कि इसमें कितने सिग्नल है। पहले तो आप अपने तरीके से ही सोचो बेटा, हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मुझे तो मैं तो वैसे भी बोलता जाऊँगा। अब देखिए, इस CH3 के अराउंड क्या है, आप ऐसा सोचो कि इस CH3 के अराउंड क्या है, तो इस CH3 के अराउंड CH2 CH3 वाला एटमॉस्फेयर है। एग्री? अब इस वाले CH3 के अराउंड क्या एटमॉस्फेयर है, तो CH2 CH3 एटमॉस्फेयर है, मतलब दोनों के अराउंड एटमॉस्फेयर कैसी है, सेम है। और इसीलिए ये 6 हाइड्रोजन जो है, ये 6 हाइड्रोजन मिलके हमें ओनली वन सिग्नल देंगे, ओनली वन सिग्नल देंगे। बट ये वाले जो दो प्रोटॉन है, इसके जो एटमॉस्फेयर है, अब इस पूरा CH2 का एटमॉस्फेयर देखो, क्या इस CH3 से या इस CH3 से मिलता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाले CH2 का एटमॉस्फेयर इन दोनों से मिलता है? नहीं। इसका एटमॉस्फेयर क्या है, तो इसका एटमॉस्फेयर ये है कि दोनों के आस
अगल बगल में CH3 है, जबकि इसके तो एक ही साइड CH2CH3, इसके एक ही साइड CH2CH3 था। इसका मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इन 6 से अलग है, पर इन दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसके अराउंड क्या है CH3CH3, इसके अराउंड क्या है CH3CH3, इसीलिए ये दोनों मिलके सेम सिग्नल देंगे। तो इस प्रोपेन के अंदर टोटल हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, और एक 6 हाइड्रोजन का ग्रुप होगा और एक 2 हाइड्रोजन का। ऐसे ही इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें और करवाने वाला हूँ आज, ऐसे मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने। अब देखिए ये क्या है, तो ये है साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखो ये वाले जो 2 हाइड्रोजन और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं वो दोनों सेम सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो आसपास स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसके आसपास क्या है CH2CH2CH2CH2CO, इसके आसपास क्या है CH2CH2CH2CH2CO, तो दोनों का अराउंड एटमॉस्फेयर सेम है। पर बेटा इसके अंदर ये वाले जो 2 प्रोटॉन और ये वाले जो 2 प्रोटॉन है, इसका एटमॉस्फेयर इन दोनों से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके आसपास CH2 CH2CO CH2CO, मतलब इन दोनों का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है। मतलब ये अलग सिग्नल दे, ये दोनों मिलके सेम सिग्नल, ये दोनों मिलके सेम सिग्नल। और तीसरा तो आप और ही जान लो, तीसरा तो और जान लो, ये तो इन दोनों से भी नहीं मिलेगा। मतलब कितने हमें सिग्नल मिलेंगे? 3, जबकि ऑप्शन में हमें 1 सिग्नल के बारे में ही पूछा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमेंटेन। अब एडमेंटेन मैंने अपने रिसर्च में इसे यूज़ किया था। हाँ, यहाँ सब जगह पर हाइड्रोजन है, यहाँ सब जगह पर हाइड्रोजन है। यहाँ सब जगह पर हाइड्रोजन है। 1 2 3 मतलब एक हाइड्रोजन इधर भी होगा। ओके, चलो 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। अब देखिए, देख के पता लग रहा है कि सब हाइड्रोजन सेम हो गए। अब सोचो, ये ब्रीजिंग है, ये जो अलग कंडीशन में है, ये अलग कंडीशन में, क्या 1 सिग्नल देंगे? सबके सब अलग अलग शेप में है तो देंगे ही नहीं। अब आ जाओ इसमें, डिकेलिंग स्ट्रक्चर पता था? अरे आपको आंसर ही ना पता चले, छोड़ ही दो। डिकेलिन मतलब क्या? देखो ये है, एंथ्रासिन नहीं है ना, नेफ्थेलिन है। नेफ्थेलिन में 2 रिंग होती है पर एरोमेटिक होती है, ये में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब देखो इसके अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके, मतलब ये 4 हाइड्रोजन जो यहाँ हो गए, सॉरी 4 भी नहीं, 2 2 2 2 है ना, 8 हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे क्योंकि सेम एटमॉस्फेयर। फिर ये है बी 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 बी, ये जो 8 हो गए वो भी सेम सिग्नल देंगे। पर यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो 2 तरीके से अरेंज होते हैं, एक सीस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। और अगर ये दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ कनेक्टेड ब्रिज रिंग है जंक्शन, वहाँ अगर 2 हाइड्रोजन है और दोनों सीस और ट्रांस में अलग अलग आ सकते हैं, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, मतलब दोनों सिग्नल सेम नहीं देंगे। और इसीलिए ये भी कहूँ कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ बदल गए सिग्नल और हमें 1 सिग्नल ही चाहिए था, तो ये भी नहीं। अगर आपकी थोड़ी बहुत बुद्धि अच्छी चलती है तो आपको ये आंसर पता चलता, क्यूबेन। क्यों क्यूबेन पता चल जाता? इसका रीज़न ये है कि सब साइड सेम, सब हाइड्रोजन सेम, सब कार्बन सेम, इक्वल, आइडेंटिकल है, इसीलिए ये हमें क्या देगा? 1 सिग्नल। ये हमें क्या देगा? 1 सिग्नल, क्योंकि सब कार्बन सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट का मतलब हुआ एक, क्योंकि सबकी लेंथ सेम, सब में एक तरीके से स्क्वायर जैसा, इसीलिए। अच्छा लगा? कैसा है? मुझे सबसे अच्छा ये लगा था।